such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे। आपका विषय तो हाँ बताओ, आप विषय क्या आपका? Sir, before starting the bill, सदन we need a clarification from the government. पटल पर रखे जाने वाले सदन पर पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, टाइम घंटे 1 मिनट। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठकर आपस में चर्चा कर लेना। मैंने आप सुनिए ना, ऐसे नहीं होता है। मैंने व्यवस्था 6 घंटे की दी थी। दोनों दल और सब दल मिलकर अभी शुरू होने के 1 घंटे बाद आपस में चर्चा करके और मुझे बता देना। मैंने व्यवस्था पहले 6 घंटे की दी थी, पर संसदीय कार्य मंत्री आप बैठकर चर्चा कर लेना। एक मिनट वेणु जी, 1 मिनट। वेणु जी 1 मिनट। मैं बताता हूं सर। आप आपस में आपने घोषणा किया कि इस विधायक पे 6 घंटे का आप टाइम देना चाहते हैं, फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए। आपने वहां से एक निर्देशन दिया था। फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया। आज कांग्रेस के चीफ व्हिप और समाजवादी के हमें चीफ व्हिप और डीएमके के, उसके बाद में एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी, सबसे हमने बात किया। तो सबने कहा कि ठीक है, 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ, सब थे हम लोग। फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी मैंने 1 मिनट, फिर 1 मिनट। मणिकम टेगोर, आप मणिकम टेगोर को बुला लीजिए, आपका चीफ व्हिप है। गृह संसदीय कार्य मंत्री झूठ नहीं बोलते। यहाँ मणिकम टेगोर था, उनसे बात करके आए थे। और मैं बुलाओ मणिकम टेगोर को। हाँ, मेरे को आपने कहा, मुझे आपने कहा, मैंने आपको कहा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री। नहीं, ठीक है, मैं सदन में कहता हूं वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है। एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है सरकार। आप बता दें कितने घंटे की बात करना चाहते हैं? नहीं, इसलिए मैंने क्रमवार बोला। पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला। 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, प्लीज बैठ जाइए। अब व्यवस्था जम गई। जब बीएससी नहीं होती तो सदन का सेंस लिया जाता है, इसलिए सदन का सेंस बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2 जितिन प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो श्री नित्यानंद राय साहब के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री एसपी सिंह बघेल। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री बीएल वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री बंडी संजय कुमार।
मैं आज की पुण्यश्री कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरा नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री पवित्रा मार्गेटा जी। So, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as per today's revised list of business. आइटम नंबर 9 श्रीमती के कनिमोजी। आप सदन के पटल पर नहीं। श्री राव राजेंद्र सिंह जी। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। आइटम नंबर 10 आप रखना चाहते हैं? अच्छा राव साहब रख दें। आदरणीय अध्यक्ष राव साहब रख दें, कोई बात नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें और 18वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री जितिन प्रसाद जी। Respected sir, with your kind permission, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 195th report of the Standing Committee on Commerce on demand for grants 2627, demand number 10, pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. आइटम नंबर 11 श्री रामनाथ ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची क्रम संख्या 11(1) में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के लिए कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मांग अनुदान मांग संख्या 1 की अस्थायी समिति 7वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के देखिए, भारी हंगामे के बीच में अच्छी खबर आप सुन ही रहे थे कि अब एक सहमति बन गई है दोनों पक्षों में, पक्ष और विपक्ष में, कि भाई 6 घंटे नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया किरण रिजिजू ने कि 8 घंटे नहीं तो 10 घंटे भी सरकार इस मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। क्या वाकई में अब समाधान निकलने की दिशा में ये आज की चर्चा आगे बढ़ेगी या फिर किसी मुद्दे को लेकर फिर से हंगामा शुरू किया जाएगा? राहुल लाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल जी आपका स्वागत है। विक्रम सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। आप दोनों लोगों के पास बारी बारी से आते हैं। शुरुआत में विक्रम जी आपसे करना चाहूंगा। सर, लोकसभा में इस सत्र में यह पहला ऐसा दिन है जब सहमति के साथ लग रहा है कि एंटी पेपर लीक पर अगले कुछ घंटे में चर्चा होने की संभावना दिख रही है, लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच में वो कितना कारगर साबित होगा और क्या वाकई में सरकार जो 2024 में लेकर आई थी उसमें संशोधन करती है तो ये थोड़ा स्टेबल और मजबूत विल के तौर पर सामने आ सकता है? सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, आप अनम्यूट कर लीजिए आपकी आवाज। हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखें, ये तो पार्टियों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोकसभा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको पूरा देश देख रहा है। लेकिन हम केवल ये कहेंगे कि बिल में अमेंडमेंट सरकार इसलिए लाई है कि जो पुराना बिल था वो भी मजबूत बिल था और उससे जो है शिक्षा विभाग में सुधार के पूरी संभावनाओं की अपेक्षा थी। लेकिन जब परिस्थितियां उससे गंभीर दिखी तो ये महसूस हुआ सरकार को कि हमें लगता है कि हमको और जो है दंड देने वाला कानून या जो है शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने के लिए वहां पे जो शिक्षा के माफिया बैठे हैं और मजबूत बिल की आवश्यकता है और उस बिल को उन्होंने आज लोकसभा से अपेक्षा की है कि चर्चा करके उसको पास कराया जाए। ऐसे में बिल में त्रुटियां अभी भी हो सकती हैं। बिल में आगे भी सुधार की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन बिल को पास करने में बहुत ज्यादा चर्चा केवल इस बात का हो कि पहले नहीं हुआ बाद में हुआ, इसमें ये है, हमें लगता है कि यह देश के समय की बर्बादी है और उस बिल को जितनी जल्दी से पास होना चाहिए उसको पास करें, जिससे कि उसके अनुपालन को करके शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए माफियाओं पे नहीं सर, लेकिन ये जल्दबाजी क्यों? 2024 में भी यही सब किया गया।
जल्दी जल्दी क्यों? जब इतना बवाल हो चुका है देश में, एक मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, तो ठोस और बेहतर लेकर आया जाए ना, ये नियत होनी चाहिए। नहीं, जल्दबाजी इसलिए है कि बेहतर की परिभाषा कौन तय करेगा? बेहतर तो है, ये होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में तो किसी भी तरीके का आपराधिक कानून की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही अपराध मुक्त समाज की आशा की गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए तो वहां के माफियाओं को तोड़ने के लिए कानून बनाया जाए और स्वायत्त शासी संस्थाएं उसको कंट्रोल स्वतः करने में जो है कमजोर पड़ जाएं या वो विफल हो जाएं, यही सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है। तो आज सरकार को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, जो स्वावलंबी स्वायत्त संस्थाओं के लिए जरूरी नहीं था और वो ठीक भी नहीं था। लेकिन आज सरकार अगर उस पर हस्तक्षेप करके एक कानून ले आ रही है तो उसको जल्दी इसलिए आवश्यक है कि जितनी जल्दी करेंगे उतना ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है सर, इस बात को समझता हूं। मैं आता हूं सर, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, अभी तो लंबी बातचीत है। देखिए जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं। विजय, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. अब ये जो एग्जामिनेशंस को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज़्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में हो गया। 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits, you cannot change the record. So it is on record 2009 Railway Recruitment Board. 2011, I'll go on and on, the list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination. 2012 AIMS, New Delhi, Entrance Paper Leak. 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination. So, if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such. But the list is okay. 2010. Okay, if that satisfies. Oh, if that satisfies you, you are welcome. You are welcome. You are welcome. 2010. B.Ed entrance examination, Uttar Pradesh. 2012.
Tamil Nadu Public Service Commission, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota isme, because then we have others to speak, and finally I'll come out with the reply. जो subsection 1 of section 10 था, उसमें था कि any person or persons involved will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. आज ये जो amendment लाया जा रहा है, इसके तहत the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. The section 2 of subsection 2 of section 10, इसमें था कि service provider. Now who is service provider? Service provider, also we have tried to cover a wide range so that nobody goes scot-free. I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination. तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी. देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन द 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है. इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years. उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है. सो एनी सर्विस प्रोवाइडर found guilty of indulging in any kind of misappropriation or malpractice which has resulted in such consequences will be debarred from conducting an exam for the next or the subsequent 8 years. इसी तरह subsection 3 of section 10, डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो उसके इंचार्ज होंगे, इवन दे विल नॉट बी spared. कई बार ऐसा हो जाता है कानून में कि जो इमीडिएट हैंडलर है उसको पनिशमेंट हो जाती है. सो दिस एक्ट seeks to include all involved directly, indirectly, one way or the other, so that it sets a deterrent example also for others. So senior direct management persons or director के लिए the imprisonment was 3 to 10 years in the earlier act. We are increasing it to 5 to 10 years, and the fine was up to 1 crore. It has been increased to 5 crore. And finally, the organized crime committers, where there is a mafia gang found, there is a nexus found, as we have experienced. I am not accusing any government, not finding fault. As I said right in the beginning, it is a malaise, it is an issue which is being faced by almost every state and UT of this country, regardless of whichever party in power. It is happening in Punjab, it is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority or service provider institution, whatever, in that case the imprisonment earlier was 5 to 10 years, it's been increased to 7 to 10 years, and the fine was earlier up to 1 crore, it is now proposed to be increased to 10 crore. और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया, टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस, वी विल हैव स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड ओनली फॉर द केसेस डीलिंग विद अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशंस. और चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल जैसे, बिकॉज this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even when the police RC is conducting. उनके लिए section 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts.
अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है। दी investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force, और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट। और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट and appeal within 30 days. That too, if there are justifiable grounds to satisfy the crowd. इसके साथ ही साथ इससे जुड़े जो और जुर्म होंगे, जो और क्राइम होंगे, they will also not go unattended or scot free. जो हमारी भारतीय न्याय समिति के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका भी निवारण करने का प्रावधान रहेगा। और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, आपने कोई संशोधन दिया है? Yes, sir. I have given an amendment to the motion moved by the Honorable Minister. Sir, this is a very important bill concerning the future generation of the country. The youth and students were on strike and the entire country is concerned about this subject matter. So very important issue. The people of the country, people in the country would like to make so many suggestions, experts would like to submit so many suggestions. So my amendment to the motion moved by the Honorable Minister is that the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by 1st December 2026, so that the bill can be made more fruitful. I am moving the amendment. Okay. Shri Gaurav Gogoi. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस बिल पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपका ध्यान असम में हुए बाढ़ और वहां पर लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की तरफ आकर्षित करता हूं और इस सदन से बड़ी पीड़ा मन से, बड़े दुखी मन से केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं। सर, मैं शुरुआत करता हूं इस बिल से, और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि ये सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक
भ्रष्टाचारी हुई, उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ। और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा। उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक, नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर। आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो। इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। और प्रधानमंत्री जब आते हैं हाई पावर कमेटी की बात करते हैं तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो हाई कमेटी थी उसका क्या हुआ। 2 साल हाई कमेटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमेटी बनी, के राधाकृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ। सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये बहुत गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में पता चला कि एनटीए के लगभग 47
लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि एनटीए की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है, 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है? कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन, ये कौन है? जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया एनटीए में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। हम जानना चाहते हैं, आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। सुनाई दे रहा होगा सर, एक विशेष संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसका ब्यौरा देख लीजिए, एनटीए के चेयरमैन का ब्यौरा देख लीजिए। इससे पहले वो मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस चेयरमैन के वो कमीशन के चेयरमैन थे, और उस समय में भी धांधली हुई, उस समय भी धांधली हुई। उससे पहले वो छत्तीसगढ़ में भी पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन थे, उस समय में भी धांधली हुई। ऐसे इतने धांधली से जुड़े हुए व्यक्ति को आज भी इतने पेपर लीक होने के पश्चात भी आपकी सरकार बचा रही है, आपकी सरकार बचा रही है। जिस एनटीए के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है। और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है। मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की। आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और इसीलिए हम देखते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो, कॉलेज के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में हो, जब फैकल्टी की बदली होती है उसमें हो, चाहे आउटसोर्सिंग में हो, हर चीज में हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटी की कल्पना पंडित नेहरू ने एक साइंटिफिक टेम्पर के द्वारा उन यूनिवर्सिटीज के एक सपना देखा था, आज उन्हीं यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर रहे। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी के लोगों को आने वाले समय में आपके दल के सदस्य बने, आपको वोट दे, उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हो। यह है आपके लिए शिक्षा का उद्देश्य, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और हमने देखा कि वे जो संस्थाएं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, देश भर से माता पिता अपने बच्चों को बोल रहे कि जाओ दिल्ली जाओ, अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो बॉम्बे जाओ, बिहार में जाओ, लेकिन धरना प्रदर्शन करो। आज शिक्षा की बात है, आपको अपना भविष्य आपको बचाना है। मैं नहीं जा सकता, पर मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक मां ने एक आशीर्वाद के साथ अपने बेटी को भेजा, एक बाप ने अपने बेटे के पीठ पे थपथपाकर उसको जंतर मंतर पे भेजा, और डीयू, आईआईटी, जेएनयू कहती है आप मत जाओ। छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। ऐसे हम आने वाली चुनौतियों के लिए हम भारत का निर्माण करेंगे, अपने युवाओं को हम उनको ताकत देंगे। इसीलिए अगर एक बात इस पूरे घटनाक्रम से निकलती है वो ये है कि आज शिक्षा में ये इस बिल से, जिसमें आपने पेनल्टीज बढ़ा दिए, पनिशमेंट बढ़ा दिए, इससे हमारा शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा। राहुल गांधी जी बार बार कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी सिर्फ एक मुखौटा है आपके शिक्षा विभाग का, आपकी शिक्षा के प्रति जो उनका आपकी जो नीति है वो सिर्फ उसका एक चिन्ह है, एक सिंबल है। उनके हटने से भी शिक्षा में सुधार आएगा। आज भी ना बच्चों को विश्वास आता है इस बात पर, ना हमें इस बात पर विश्वास है। लेकिन इसके पश्चात भी आज शिक्षा पर बातचीत हो रही है, आज शिक्षा को लेकर धरना हो रहा है,
आज शिक्षा को लेकर जंतर मंतर में हजारों की तादाद पर लोग इकट्ठित हुए हैं। आज शिक्षा के विषय पर सारे दल संगठन सबने अपने अपने प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे या असम में हो, सब जगह विभिन्न राजनीतिक दल संगठन और इन दल संगठन से अलग सारे युवा सड़क पे आ गए। सबने अपने शिक्षा की मांग की। और क्यों मांग की? उनके दुख को पहले हमें समझना चाहिए, उनके पीड़ा को हमको समझना चाहिए, वो उनके अंदर जो नाराजगी है उस बात को हमें समझना चाहिए। नहीं तो किसी का इतना साहस नहीं कि सड़क पे आके गर्मी बारिश, सड़क पे सोना, पुलिस की लाठी खाना, दिन दिन भूख हड़ताल पे रहना, सबकी इतनी साहस नहीं है। ये साहस कहां से आता है? ये साहस आता है उस दर्द से, जिस दर्द में अपने भविष्य को लेकर वो विवश हैं, जिस दर्द में अपने देश के भविष्य को लेकर वो विवश है, जिस दर्द को वो आज के समाज में उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। और बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति ने इस पूरे जो दर्द है, इस दर्द के बारे में बात करते हुए गोपाल दास नीरज के गीत की बात करता है। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से राहुल गांधी जी मिलने गए, उसने कहा, उसने हमें याद दिलाया कि नीरज की वो पंक्तियां, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। ऐसे भी लोग थे जो 20 जुलाई की रात को आए। वो 20 जुलाई के सुबह नहीं थे, 7 बजे नहीं थे, 4 बजे दोपहर को नहीं थे, वो रात को 10 बजे आए। क्यों उनको दुख हुआ। उन्होंने रील में देखा कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने बच्चों पर हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि चलो मैं भी एक लाठी खाने जाऊंगा। ये है हमारा युवा शक्ति। मैं इस सदन से भारत के युवा समाज को मैं नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं मैं देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें दोबारा याद दिलाया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। आपने दोबारा हमें याद दिलाया कि सवाल पूछना आप सबका, हमारा सबका मौलिक अधिकार है। हमने वो भी देखा उस मध्य प्रदेश से आए हुए आदमी को जिसके सर पर खून निकल रहा था। क्योंकि कांटों से भरा हुआ एक डंडा उसके सर पर पड़ा और उसने तब भी वो पीछे नहीं हटा। खून से लथपथ उसका चेहरा, उस समय भी पुलिस को ललकार रहा था कि देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता प्रजा राजा होता है। ये है वहां की उस ताकत। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत से गलत शब्द भी उस सभा में जंतर मंतर में किए गए। मैं उन गलत शब्दों का जो मर्यादा से बहुत दूर है, अमर्यादित है, उन शब्दों का समर्थन नहीं करता। लेकिन उन शब्दों के बारे में भी याद करना चाहिए जो बाकी बच्चों ने हमें याद दिलाया। किसी एक बच्चे ने याद दिलाया वसीम बरेली की कविता, जिसमें लिखा है, जो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये हैं बच्चे, ये है वो बच्चे और जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई। हर वो बेटी जो वहां जाती थी वो कहती थी कि ये जंतर मंतर ये ऐसा एक जगह बन गया है जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं। जब पुलिस की लाठी आती है तो कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना उसके सामने आकर अपने शरीर से उस लड़की को बचाता है। डंडा उसके लड़के के शरीर पर पड़ता है, वो लड़का कहता है कि इस उंगली से मैंने पिछली बार कमल पर वोट डाला, आज इसी उंगली को कमल के पुलिस ने तोड़ डाला। ये है उनका साहस। आज समाज, मैं पूरे छात्र के साथ पूरे समाज को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उस गुरुद्वारों को के संचालकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना दरवाजा खोला, लोगों को वहां पे शरण दिया। ये है हमारी देश की खूबसूरती।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश भर से लोगों ने फोन किया कि मैं वहां जा नहीं सकता, लेकिन स्विगी के द्वारा उन बच्चों को खाना तो पहुंचा सकता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन वकीलों का, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो जंतर मंतर पे आए हो, सबने बोला कि लोकतंत्र के साथ, संविधान के पक्ष में आज हम सब यहां पे खड़े हैं। लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत, और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है, और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं, और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। मेरा ये कहना है सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं सर, आज ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। आपने उस धरना को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए ये बिल आया है। हमने देखा ना सिर्फ दिल्ली में, बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया, ये नौबत है। हमने इसीलिए मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, और धरना प्रदर्शनकारी के साथ है जिन्होंने एक और हमें बहुत ही खूबसूरत गीत याद दिलाया, दिनकर का। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे है तो 2 बार नहीं मरना है। ये जो लोगों ने आज जो संदेश दिया है लोकतंत्र में, दोबारा उन्होंने आज हमारे ऊर्जा जो दी है, इसके लिए सारे विपक्षी दल, हम भारत के युवा समाज के साथ है, छात्र समाज के साथ है, वे सारे जिन्होंने संघर्ष किया उनके साथ है। और आज भी अब चाहते हैं कि गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले कि क्यों आपने पुलिस के द्वारा बच्चों पर ये दुर्व्यवहार किया, बच्चों के पर आपने आक्रमण किया, और बच्चों के साथ आज उनके आंसू निकलते हमने देखने पड़े। इन सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सुश्री बांसुरी स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के सपोर्ट में खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है, और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। अध्यक्ष जी, जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दांव पर लग जाता है, इसका असर तो उस उनींदी मां पर भी होता है जो सुबह 4 बजे गर्म दूध और भीगे हुए बादाम अपने बच्चे को खिलाती है। उसका
असर उस पिता पर भी होता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर कर उस बच्चे की फीस भरता है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है और इसीलिए मैं यहां कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है। इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहां पर लाया गया। स्पीकर सर, a law is a living instrument. It needs to evolve with the challenges that it faces. And in a democracy as complex as ours, in a democracy as large as ours, an examination is definitely the truest, most meritocratic ritual. Because this is one ritual where under the same clock, the son of a laborer and the daughter of a CEO sit down, answer the same set of questions and get judged by the same yardstick. When such a ritual, such an examination is compromised, what gets diluted is a very holy covenant. A covenant that binds the most striving children of India. A quiet promise that in India, effort and merit alone shall prevail. अध्यक्ष जी, आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है। क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने चलती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है